जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप लोगों का स्वागत करता हूं मार्केट की बात के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज के गेस्ट एक वर्ल्ड वाइड नोन राइटर, फाउंडर और इन्वेस्टर है। उनके साथ हमने पहले भी जबरदस्त इंसाइटफुल सेशंस जो है वो किए हैं और आज फिर कुछ नया हम लोगों को सीखने को मिलेगा। मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूं। और आज के हमारे गेस्ट कौन है? गौतम बैज जी। गौतम जी स्टेलर वेल्थ पार्टनर के फाउंडिंग और मैनेजिंग पार्टनर हैं, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है। गौतम जी स्टेलर वेल्थ के इंडियन फंड्स के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए स्टेलर वेल्थ स्मॉल कैप को भी जो है वो मैनेज करते हैं और वो स्टेलर वेल्थ पीएमएस में इक्विटी एडवाइजर भी हैं। गौतम जी कोलकाता में बॉर्न हुए और उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है वहीं से की है। उन्होंने बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया और फिर फाइनेंस में डबल मास्टर्स भी किया है आईबीएस हैदराबाद और निर्मा यूनिवर्सिटी से। और 2013 में सीएफए चार्टर होल्डर बने और सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए के मेंबर भी बने। गौतम जी ने स्टेलर वेल्थ शुरू करने से पहले कई बड़ी कंपनीज के साथ जो है वो काम किया हुआ है, जैसे कि सिटी ग्रुप, डॉच बैंक और समिट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। इसके साथ प्रिंट और डिजिटल मीडिया के जरिए गौतम जी के व्यूज और उनके ओपिनियंस जो है कई जगह पे पब्लिश भी हुए हैं। गौतम जी ने एक बुक द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग लिखी है, जो एक इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग बुक है और 25 अक्टूबर को वो अपनी अगली बुक द मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर पब्लिश करने वाले हैं। ये बुक इनकी इन्वेस्टिंग जर्नल है, जिसमें उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी, मार्केट्स के रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन और उनकी मिस्टेक्स और लर्निंग के बारे में बात की है। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए और पानी की बोतल जरूर साथ लेके बैठिएगा। एपिसोड में आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ गौतम बैज जी के साथ। शुरू करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। गौतम सर नमस्ते, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बढ़िया नीरज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, जो एक बुक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25 तारीख को जो है वो रिलीज़ हो रही है, प्री बुकिंग अभी चल रही है, राइट? दैट्स करेक्ट। सर सबसे पहले तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैंने जब इस बुक का टाइटल सुना, मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये टाइटल आपके मन में क्यों आया? फिर हम इसके फॉर्मेट पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले इसका टाइटल का पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? Right, so I spent $10 on purchasing an investment journal in late 2014, and I consider that to be one of the best value investments I've ever made. Ever since that day, I've been keeping track of my investing decisions and all the subsequent developments in my investment journal. And my writing frequency in my journal witnessed a sharp rise from 2018 onwards. And why did that happen? ऐसा क्यों हुआ? I experienced a brutal bear market in India from January 2018 to end of March 2020, and the greatest learnings always come from a bear market, and they bear lessons for an entire lifetime. So regarding the origins of the book, so the genesis of this book lies in the response to a tweet of mine on 26th August last year. So I often tweet about the benefits and advantages of maintaining an investment journal on Twitter, LinkedIn, and other social media platforms. And one of my followers recommended to me, why don't you share all of your learnings from your journal in a book? Why don't you simply publish them into a book? So that I found the idea to be very helpful and interesting, and shortly thereafter I started work on the book, and it took me approximately 12 months to complete the book. As regards the reason for choosing that particular title, so this book covers the journey of my evolution as an investor during that 27-month long bear market, and my reflections and learnings along the way, and how I transitioned from a Graham type of investor, which I was before that bear market, to a Phil Fisher kind of investor by the end. So I think our personal individual investing styles are a result of our personal experiences in the market. This is what this book will bring about. Right. सर सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग मुझे एक वर्ड नज़र आया, उसके अंदर एक फ्रेज़ नज़र आया, और मैं उसको पढ़ के कम से कम आधा घंटे बैठ गया और सोचने लगा मैं, और मैंने वो कुछ लोगों से शेयर भी किया कि ये फ्रेज़ कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। वो था स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न्स। तो हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करते हैं, कभी कभी हम लोग बोलते हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न बताओ जी, राइट? बट ये स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न क्या है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के, पढ़ के, देख के। आप अपनी अगर भाषा में बताना चाहें, अपने वर्ड्स में बताना चाहें, तो वो क्या था? ऑल्दो मैं भी वो इंसिडेंट नरेट कर सकता हूँ, बट मैं आपसे सुनना चाहूँगा वो इंसिडेंट्स क्या थे और वो स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न वाली फिलॉसफी कैसे आई माइंड में? तो मैंने अपने इस नई किताब में एक इंसिडेंट के बारे में लिखा है। एक दिन मैं अपने 2013 से लेकर 2018 तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एंड ट्रेड रिपोर्ट्स रिव्यू कर रहा था, एंड
मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि अगर मैं सिंपली अपने हाई क्वालिटी शेयर्स लाइक पेज इंडस्ट्रीज एंड आयशर मोटर्स को होल्ड करके रखता वो 5 साल के लिए, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग इन एंड आउट ऑफ सो मेनी स्टॉक्स ओवर दोस 5 years, मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होते एंड विथ फार लेस स्ट्रेस। क्योंकि जितने बार आप स्टॉक से अंदर बाहर करोगे उतने ज़्यादा आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और उसकी वजह से आपको आ जाता है व्हाट इज़ नोन एज डिसीजन फटीग। सो अगर आप हाई क्वालिटी शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड करें तो आपके एंड रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं एज कम्पेयर टू हाउ मच यू वुड मेक बाय फ्लिपिंग इन एंड आउट ऑफ मेनी स्टॉक्स ओवर दैट पीरियड। सो स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न्स मैटर अ लॉट, दे रियली डू। लेकिन जब तक हमें इस बात का एहसास होता है, वी हैव वेस्टेड many years of our working lives and greatly weakened our mental health, and I think ये हार्ड एक्सपीरियंस है जो सिर्फ तजुर्बे से आता है, और विकैरियस लर्निंग इज़ मच बेटर। जो गलती मैंने की थी, आई थिंक बाकी इन्वेस्टर्स को करनी नहीं चाहिए। स्टिक टू हाई क्वालिटी विद ग्रोथ एंड आपके अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे लॉन्ग टर्म में। इसको मैं ऐसे भी देख सकते हैं कि रिटर्न्स सेम थे बट स्ट्रेस ज़्यादा हुआ चर्निंग की वजह से या शेयर्स को खरीदने बेचने की वजह से बार बार, राइट? करेक्ट। इसमें सर एक चीज़ मैं और अपने ऑडियंस के लिए क्लियर करना चाहता हूँ, इन्वेस्टिंग जर्नल का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे, और थोड़ा सा क्या इनिशियल कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपको आई थी, या कोई और अगर मेंटेन करना चाहता है तो आप उसके लिए क्या इनपुट दे सकते हैं कि कैसे वो इन्वेस्टिंग जर्नल अच्छे से मेंटेन की जाए। मेरे पास तो बिल्कुल बेस लेवल तक क्वेश्चन है कि आप ई इन्वेस्टिंग जर्नल लिखते हैं, वैसे तो आपने बता दिया कि आपने एक जर्नल बाय किया था, तो उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक ऐप्स वगैरह पर शिफ्ट हुए या वो पेपर मैन मोड पर चलता रहा? थोड़ा सा डिटेल में कि इन्वेस्टिंग जर्नल अपनी कैसे मेंटेन की जाए। तो इसके बारे में मैंने हाल ही में ट्विटर में एक फॉलोअर ने सवाल पूछा भी था, तो मैंने उसका जवाब दिया भी था। बहुत सिंपल प्रोसेस है एक्चुअली। सो आई मेंटेन अ नोट पैड और माई मोबाइल फ़ोन, जिसमें मैं रनिंग नोट्स लेता रहता हूँ ऑन अ डेली बेसिस। जो भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने मिली है, या फिर अगर कोई बहुत बढ़िया यूट्यूब वीडियो देखा है या कोई बहुत बढ़िया आर्टिकल पढ़ा है, उसके लिंक्स उस नोट पैड में डाल देता हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द डे, मार्केट क्लोज के बाद, देन आई ईमेल इट टू माई सेल्फ that day's notes, and then I start fleshing it out। फिर मैं उनको एलैबोरेट करके डिटेल में, विस्तार में अपने नोटपैड में लिखना शुरू करता हूँ। और ये जो हिस्सा है ऑफ एक्चुअली फ्लैशिंग आउट द नोट्स एंड राइटिंग इन मोर डिटेल, ये बहुत ही सूदिंग एक्सरसाइज है फॉर एनी वैल्यू इन्वेस्टर। बिकॉज यहाँ जब व्हेन यू राइट थिंग्स डाउन, जब आप चीज़ें लिखते हैं तब आपकी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, और आपका जो भी एक्सपीरियंस और लर्निंग्स है उस दिन का आपके दिमाग में लंबे समय के लिए रहता है। एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग, दैट आपकी रिटेंशन पावर काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। राइट, ओके। एक सब मेरे माइंड में और सवाल है कि हमने आपकी जब वो मैं बुक पढ़ रहा था उसमें मैंने स्मॉल कैप के बारे में बहुत जिक्र जो है वो सुना कि स्मॉल कैप आपने काफ़ी, आप लोग आपके पेशेंस टेस्ट किए स्मॉल कैप ने, आपने पूरी जर्नल में बताया कि कैसे स्मॉल कैप्स में पहले परेशानी थी, फिर 2020 भी आ गया और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि करंट मार्केट सिनेरियो की अगर बात करें तो इस समय जिसने स्मॉल कैप लिए थे वो बिल्कुल अच्छे से इस समय घूम रहा है कि देखो जी स्मॉल कैप का मेरा पोर्टफोलियो जो है वो कितना अप है, पिछले 6 महीने में 30-40% अप है। ये कोई इंडिकेशन की तरह हमें से लेना चाहिए कि अब फिर से वो एक लल आने वाला है स्मॉल कैप में, या अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, अभी भी हमारे पास जो है वो एक आगे का रास्ता दिख रहा है स्मॉल कैप्स में कि कुछ ग्रोथ हो सकती है और रिटर्न्स मिल सकते हैं अभी? नीरज, हर एक स्मॉल कैप मिड कैप बुल मार्केट 3 स्टेजेस में बढ़ता है। स्टेज 1 में stocks across the board get revalued back to fair evaluation after a bear market. This is the phase where the easy money is made. यहाँ पे क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तार से सेक्टर रोटेशन हो रहा है और सारे स्टॉक्स एट द सेम टाइम भाग रहे हैं, तो यहाँ पे इस फेज़ में पैसा बनाना बहुत आसान है। आई थिंक वो फर्स्ट फेज़ प्ले आउट हो गया है पिछले 6 महीने में। स्टेज 2 of a multi-year bull market is a stock specific narrow market, and narrow markets are where you make the maximum amount of wealth. यहीं पे because by this time से स्टेज 1 में तो मार्केट इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि सेक्टोरल लीडरशिप कहाँ से आने वाली है, और एक बार मार्केट को समझ में आ गया कि ये एक दो तीन सेक्टर हैं जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी आने वाली है, तो स्टेज 2 में उन 2-3 सेक्टर्स के स्टॉक्स बहुत बड़े तरह से आउट परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक अब वो स्टेज 2 शुरू हो जाएगा यहाँ से, और सिलेक्ट पॉकेट, सिलेक्ट सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे एंड बॉटम अप स्टॉक पिकिंग बहुत हैंडसमली रिवॉर्ड होगी। एंड फाइनल स्टेज 3 इज़ व्हेन जंक स्टॉक्स गो यूफोरिक, डीप सिक्लिकल्स, कमोडिटीज, SME स्टॉक्स, माइक्रो कैप स्टॉक्स सब भागना शुरू करते हैं वर्टिकल वे में, एंड बुल मार्केट फाइनली ख़त्म हो जाता है। तो अभी तो हम लोग बस स्टेज 2 के शुरुआत के कगार में हैं। तो आई थिंक दिस बुल मार्केट हैज़ गॉट अ लॉन्ग वे टू गो, और
कोई भी मल्टी ईयर बुल मार्केट के लिए जो 4-5 साल चले, दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, बैंकिंग सिस्टम क्रेडिट या क्रेडिट साइकिल रिवाइवल एंड रिवाइवल ऑफ द केपेक्स साइकिल। ये सेम चीज़ प्ले आउट की थी 2003 से 2007 के बीच में, एंड आज हम लोग सेम सेटअप में हैं। एक बड़ा फ़र्क ये है कि आज हमारे पास वो चीप स्टार्टिंग वैल्यूएशन का सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ से आपको कंपाउंडिंग अच्छी मिल जाएगी विद अलॉन्ग विद अर्निंग्स ग्रोथ, लेकिन वैल्यूएशन रीरेटिंग के स्कोप कम है क्योंकि वो पिछले 6 महीने में प्ले आउट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको हेल्दी रिटर्न्स मिल जाएंगे अगर आप अच्छे स्टॉक्स को चुनते हैं विद गुड अर्निंग्स ग्रोथ। राइट। एक सब मैं भी बहुत सारे इन्वेस्टर से जो लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू, मैं काफ़ी सारी बातचीत करता हूँ और एक चीज़ मुझे नज़र आई कि लोग बाग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते। और मैंने थ्रू आउट द बुक जो एक चीज़ फील करी, आपके इमोशंस दिख रहे थे उसके अंदर कि आप डर भी रहे हो, आप कभी बहुत खुश भी हो रहे हो किसी शेयर को लेके, कभी सेल्फ डाउट में भी जा रहे हो। तो वो इमोशंस पे एक इन्वेस्टर, एक वैल्यू इन्वेस्टर कैसे जो है वो काबू रख सकता है, कैसे वो उन इमोशंस को एज अ स्ट्रेंथ यूज़ कर सकता है रादर देन एज अ वीकनेस? चल नीरज, इसका कोई बहुत आसान जवाब तो है नहीं। सच बताऊं, इसका सही जवाब तो इतना ही बोलूँगा कि यू जस्ट हैव टू डील विद इट, लाइक चार्ली मंगर हैज टॉट अस कि जो भी एडवर्सिटीज़ और डिफ़िकल्टीज आए ज़िंदगी में, उनसे जस्ट बी मैच्योर अबाउट इट एंड डील विद इट। आपने सही कहा कि किताब में काफ़ी फेजेस ऐसे हैं, दैट इज़ सो, क्योंकि इतना लंबा बेयर मार्केट था और हर बेयर मार्केट में इतने सारे बेयर मार्केट रैलीज भी आते हैं। जैसे इस किताब में आप देखोगे कि फरवरी 2019 में वो बालाकोट अटैक्स के बाद यूफोरिया आ गया कुछ हफ्तों के लिए मार्केट में, तो लगा कि बेयर मार्केट ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर मई 2019 में बीजेपी सरकार केम बैक विथ फुल मेजॉरिटी। फिर से काफ़ी लोगों को लगा, इंक्लूडिंग मी, कि शायद बेयर मार्केट ख़त्म हो गया, बुल मार्केट शुरू हो गया। फिर से हमारे होप्स वर डैश्ड। फिर सितंबर 2019 में जब कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ, हम सब के सब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को लगा कि सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है सिंस 1991, और फिर से यूफोरिया आया कुछ हफ्तों के लिए। फिर से हमारे होप्स डैश हो गया क्योंकि वापस बेयर मार्केट शुरू हो गया। सो एंड ये तो था अबाउट द शॉर्ट बर्स्ट ऑफ यूफोरिया। देयर वर मेनी फेजेस ऑफ अटर डिस्पेयर एंड होपलेसनेस ऑल्सो। जैसे अगर आप ये इस किताब में मेरे एंट्रीज देखें फ्रॉम जुलाई 2019 एंड अगस्त 2019, एट द डेप्थ ऑफ दैट बेयर मार्केट, एट द एब्सोल्यूट लो, मुझे भी अपने ऊपर काफ़ी सेल्फ डाउट आने लग गया था कि शायद मुझे इन्वेस्टिंग इतनी अच्छी से आती नहीं है। शायद मैं 2014 से 2017 के बुल मार्केट का बस एक मेरी बेनिफिशरी था। लेकिन दिस इज़ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में द ओनली थिंग दैट कीप्स यू गोइंग is your love for investing and your passion for equities. This is where passion is really a big differentiator among people who sustain in the market through after during the bear market, and people who leave the market during the worst time, that is during a bear market. अगर आपको मार्केट छोड़ना ही मन है भी तो आप बुल मार्केट में छोड़ो, बेयर मार्केट में तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि why would you want to sell good quality stocks cheap? पीटर लिंच ने हमें सिखाया है that whenever you sell in desperation, you sell cheap. कभी भी डेस्परेशन में स्टॉक्स को नहीं बेचना चाहिए। अगर वो बेचने का मन है तो यूफोरिया के टाइम में बेचिए, बेयर मार्केट में कभी मत बेचा कीजिए अपने स्टॉक्स को। राइट। एक क्वेश्चन मेरे पास और भी है, ये थोड़ा सा आपके पास एक यूनिक एडवांटेज है। डेफिनेटली हम लोगों के पास भी यूएस की खबरें और यूएस की न्यूज़ रहती है, बट आपके पास एक्सेस भी रहता है वहाँ के रिसोर्सेज का, और आप वहाँ पे बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड भी हैं, वेल कनेक्टेड भी हैं। हमें ये पता है कि यूएस में अभी स्टार्टअप्स में फंडिंग नहीं मिल रही, तो उसका इम्पैक्ट जो हमारे यहाँ के आईटी सेक्टर पे आ रहा है। बट हाउ द थिंग्स इन यूएस इम्पैक्ट द स्मॉल कैप्स इन इंडिया? तो यूएस में इंटरेस्ट रेट में कुछ हो रहा है, या लिक्विडिटी में कुछ हो रहा है, या इन्फ्लेशन में कुछ हो रहा है, जॉब्स में कुछ हो रहा है, उसका हमारी स्मॉल कैप्स पे क्या इम्पैक्ट आता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है नीरज, एंड इसके बारे में मैंने अपनी नई किताब में लिखा भी है बहुत विस्तार में, कि अगर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में अच्छा करना है, यू नीड द मार्केट साइकिल, दैट इज़ लिक्विडिटी ऑन योर साइड। ये बहुत हम्बल ओपिनियन है मेरा, और दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग, कि आप चाहे जितना भी बढ़िया स्टॉक पिकिंग कर लो, आप चाहे जितने भी अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, अगर मार्केट साइकिल और लिक्विडिटी का सिंपली मतलब है इनफ्लोज इनटू स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। सो अगर लिक्विडिटी आपके साथ नहीं है तो फिर आप तकलीफ पाएंगे टू मेक मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पेस। एंड 3 चीज़ें हैं, आपने यूएस का जिक्र किया, देयर आर 3 थिंग्स which basically influence this movement in the small cap and mid cap space in the short run. पहली चीज़,
US डॉलर इंडेक्स, USD इंडेक्स, ठीक है। ये एक बैरोमीटर है फॉर रिस्क अवर्जन इन द शॉर्ट रन। अगर ये इंडेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसका मतलब ग्लोबल मनी इज माइग्रेटिंग बैक टू द मदर मार्केट, द US, इन फॉर सेफ्टी। द सेकेंड इंडिकेटर इज US इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि वही ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स को ड्राइव करता है। तो अगर US के इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टर्स एमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल कर वापस US में जाते हैं, एंड इसकी वजह से भी लिक्विडिटी में टान आती है इन ग्लोबल मार्केट्स। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन स्टॉक मार्केट कॉन्टेक्स्ट में, US स्पेसिफिक नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मॉल कैप मिड कैप के लिए, इसलिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अ शार्प सर्ज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस has historically coincided with a sharp sell-off in mid-cap and small-cap stocks in India। वो इसलिए क्योंकि इंडिया अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का 80% इंपोर्ट करता है, और जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत शार्पली बढ़ जाते हैं तो ये स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज के वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रेच हो जाते हैं, उनकी मार्जिन एरोड हो जाती है, दैट इज़ फॉलोड बाय अर्निंग्स डाउनग्रेड्स, और फिर उनके स्टॉक प्राइसेस बहुत ख़राब करते हैं। एंड मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉज लास्ट ईयर बिटवीन February एंड June, जब क्रूड ऑयल प्राइसेस 40-50% बढ़ गए कुछ महीनों में, और स्मॉल कैप इंडेक्स 30% क्रैश हो गया जस्ट 4 महीने में, 30% गिर गया, और बहुत सारे स्टॉक्स तो 40-50% गिर गए जस्ट 4 मंथ्स में। उसके बाद जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरना शुरू हुए, फिर स्मॉल कैप मिड कैप में वापस रैली आ गई। सो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि फॉर अ स्मॉल कैप एंड मिड कैप इन्वेस्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू पुट इन फ्रेश मनी इज ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन क्रूड ऑयल प्राइसेस आर सर्जिंग, बिकॉज एक आयरन लॉ है इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस विच इज़ रिवर्जन टू द मीन। अगर हिस्ट्री में सिखाती, जब भी इससे शार्प प्राइसेस आते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस में, तो फिर वो जब गिरना शुरू होते हैं तो ये स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में, पहले तो स्टॉक प्राइसेस गिर गए हैं तो वैल्यूएशन सस्ती हो गई हैं, अब जब क्रूड ऑयल प्राइस गिरते हैं तो उनके मार्जिन वापस बढ़ना शुरू होते हैं, राइट। सो फिर उनकी अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल शुरू हो जाती है, तो आपको वैल्यूएशन री रेटिंग भी मिलती है, तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ मिल रही है बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन, प्लस आपको वैल्यूएशन री रेटिंग मिल रही है बिकॉज ऑफ अर्निंग्स अपग्रेड्स, एंड इसी तरह आपको मल्टी बैगर्स मिलते हैं स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में। तो अगर बहुत शार्प राइज आए क्रूड ऑयल प्राइसेस में 30-40% इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू गेट इनटू स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स एंड मेक मल्टी बैगर्स फ्रॉम देम। राइट, बहुत अच्छा एक्शनेबल इंसाइट है। एटलीस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ध्यान रखेंगे कि जब प्राइस गिर रहे हो तो स्टॉक स्मॉल कैप्स पे, जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हो तो स्मॉल कैप्स पे ज़रा ध्यान रखा जाए, और एक बार इसको ऑब्जर्व तो किया ही जाए, इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, एटलीस्ट इसको ऑब्जर्व किया जाए। ग्रेट। एक आपने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी है मार्केट में परसेप्शन को लेके, उसमें आपने अवंती फीड्स में, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने एग्जांपल दिया है कि कैसे उसके बिज़नेस की परसेप्शन चेंज करते थे उसके प्राइस के हिसाब से, और फिर जब ऊपर जाता है तो कुछ और बिजनेस परसेप्शन हो जाता है, नीचे जाता है तो कुछ और। तो ये परसेप्शन क्या रोल प्ले करती है, मैं चाहूँगा आप एकदम एक्यूरेट एग्जांपल दें इसके ऊपर, ताकि हमें समझ आए कि कैसे प्राइस के साथ जो है परसेप्शन जोड़ दी जाती है मार्केट में। राइट, सो परसेप्शन चेंजेस वेरी फास्ट with the change in price momentum। so सिर्फ अवंती फीड्स और HEG नहीं, मैंने अपने किताब में कैनफिन होम्स का भी जिक्र किया है एज एन एग्जांपल कि ड्यूरिंग द पीक ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टोरल बुल मार्केट, there were all kinds of arguments justifying its 5x price to book valuation at the peak, और उसके बाद जब स्टॉक 50% गिर गया तो आधे दाम में भी सारे इन्वेस्टर्स अब इसको बहुत एवरेज बिजनेस मान रहे थे। तो ये इससे बचने का तरीका बेसिकली क्या है, देखिए कोई भी ये जो अवंती फीड्स हैं, HEG हैं, ऑल दिस सिक्लिकल या कमोडिटी बिजनेसेस जो हैं, अगर आपको अवॉइड करना है टू सकम टू नैरेटिव्स ड्यूरिंग अ सेक्टोरल बुल मार्केट, उसका दो आसान तरीका है। एक तो स्टॉक का लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट खोल के देखिए, आपको लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट से ही समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है या फिर सिक्लिकल कमोडिटी बिजनेस है। दूसरी बात, पास्ट ट्रेजेक्ट्री ऑफ मार्जिन्स देख लीजिए। अगर आप पास्ट ट्रेजेक्ट्री ऑफ मार्जिन्स देखेंगे बिजनेस में, उससे भी आपको अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिज़नेस स्ट्रक्चरल है या फिर सिक्लिकल या कमोडिटी बिजनेस है। तो ये आपको पहले बिजनेस को समझना पड़ेगा कि ये सिक्लिकल कमोडिटी बिजनेस है या फिर स्ट्रक्चरल ग्रोथ बिजनेस है। बिकॉज जैसे मैंने किताब में भी लिखा है कि जब अवंती फीड्स का शेयर भाग रहा था, सडनली अब लोग उसको बढ़िया FMCG कंपनी बताने लगे, क्योंकि श्रिम्प बेचता है, जस्ट बिकॉज ये कंज्यूम कर सकते हैं तो उसको कंजम्पशन स्टॉक बोलने लगे। सिमिलरली HEG का स्टॉक जब मल्टीबैगर बना 2017 और 18 में, तो एनालिस्ट रिपोर्ट्स में HEG को सडनली बुलाया जाने लगा स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स रिसोर्स कंपनी। ऐसे जब बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स जब शुरू होने लग जाएं फॉर कमोडिटी बिजनेस, आपको समझ में आ जाना चाहिए दैट द एंड इज नियर, एंड अब
इसमें मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गई है. अब इसका टाइम एनी टाइम ख़त्म होने वाला है. सो बी ऑन दी लुकआउट फॉर एन एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक. सो मार्केट में हम लोग कहते हैं कि भाव भगवान छे, एंड एक्चुअली यही सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में चलता है. Price changes people's perception both about the business and the quality of its management. जब प्राइस गिरता है तो हमें लगता है कि बिजनेस ख़राब है और मैनेजमेंट ख़राब है, और जब प्राइस बढ़ता है तो हमें लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है, इसका स्ट्रक्चरल ग्रोथ है. लेकिन आपको ये लॉन्ग टर्म स्टॉक प्राइस चार्ट और पास्ट ट्रेजेक्टरी और मार्जिन से काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि बिजनेस एक्चुअली में क्या है. आज से मैं ट्विटर पे एक पोस्ट देख रहा था, तो एक मार्बल और टाइल बनाने वाली कंपनी है, वो अपने नाम के अंदर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगवा रही है, अपना नाम चेंज करवा रही है. तो आई थिंक ये भी इन चीज़ों से भी परसेप्शन बदलता है. परसेप्शन बदलता है फॉर द स्पेक्यूलेटर्स फॉर श्योर, बिकॉज ये और इन सब मैनेजमेंट से तो खास करके आपको बहुत बच के रहना चाहिए. बिकॉज कुछ मैनेजमेंट में नाम नहीं लेना चाहता, बट हमें नाम स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स नो देयर नेम्स, कि वो हर सेक्टरल बुल मार्केट में अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी चेंज करके दे इंक्लूड अ न्यू नेचर ऑफ बिजनेस, कि भाई अब हम लोग ये धंधा करेंगे. जो भी सेक्टर फैंसी में है, जैसे आज रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स फैंसी में है, तो अब हम लोग इसमें धंधा शुरू कर देंगे. उनका काम कुछ नहीं होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है या फिर अपना बिजनेस नेचर प्रपोज किया टू चेंज जस्ट टू गेट सम स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन, इन सब कंपनी से काफ़ी बच के रहना चाहिए आई थिंक मार्केट में. मतलब ये एक चलते हुए, जैसे बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग हैं, कि चलते हुए बुल मार्केट में नाम चेंज करके, परसेप्शन चेंज करके, थोड़ा सा स्टॉक प्राइस को एक टारगेट अचीव करके फिर एग्जिट कर जाए, राइट? काइंड ऑफ. तो एक कहावत है कि बुल मार्केट के स्टार्ट में द promoters have the experience and investors have the money, and by the end of the bull market the promoters have the money and investors have the experience, the hard experience. So वो आपको hard experience अगर avoid करना है तो इनसे promoter से बच के रहिए. सर इस समय पे मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप में अभी हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया कि करंटली क्या चल रहा है, कौन से हम फेज़ में है बुल रन के, और आपने पुराने जो स्मॉल कैप के अंदर एक बियर मार्केट आई, आपने उसके बारे में बताया. करंटली एक इन्वेस्टर, एक लेमैन इन्वेस्टर जो कहता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू थोड़ा बहुत स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर रखना चाहता हूँ, लेट अस से 20% ऑफ द पोर्टफोलियो, 30% ऑफ द पोर्टफोलियो, इज इट द राइट टाइम टू एंटर इनटू द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, या अब वेट करें, या वो अपना SIP वाला फॉर्मूला कि भाई चलो टाइम जो भी है SIP अपने शुरू कर देते हैं एंड वी विल सी लेटर ऑन के क्या होगा? बहुत सिंपल जवाब है. अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है लेस देन 1 ईयर, तो अभी आप एंटर मत कीजिए. और अगर आपका लंबा नज़रिया है मोर देन 5 ईयर्स, तो एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दी स्मॉल कैप एंड मिड कैप, इन अ गुड स्मॉल कैप और अ गुड मिड कैप म्यूचुअल फंड. सो मार्केट में हाउ दिस वर्क्स इज, जितना आपका आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्टन होता जाता है, उतना ही आपको वैल्यूएशन में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. और जितना आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा होता जाता है, आप उतना कम ध्यान वैल्यूएशन में दे सकते हैं. सो स्टार्टिंग वैल्यूएशंस जो हैं वो तब मायने रखते हैं अगर आपको बहुत जल्दी पैसा कमाना है. लेकिन जब वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो जाएं, तो इन दैट केस आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है. तो बेसिकली अगर आपको 5 साल से कम इन्वेस्ट करना है तो अभी आप मार्केट को अवॉइड कीजिए, बिकॉज नाउ इट्स अ फैक्ट दैट स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स इन जनरल हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव. और अब लाइक आई सेड फेज 2 स्टार्ट होगा, जहाँ पे वेरी सिलेक्ट फ्यू स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म एंड इट विल बिकम अ वेरी नैरो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट. राइट. और जो लंबे टाइम होराइजन के साथ हैं 15 साल 20 साल, उन्हें ज़्यादा वैल्यूएशन को लेके इस समय टेंशन नहीं लेनी चाहिए. करेक्ट. लॉन्ग टर्म, जितना आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया रहेगा उतना वैल्यूएशन से आप इनसेंसिटिव हो सकते हैं, लेकिन जितना आपका टाइम होराइजन कम होता जाएगा, आपको उतना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वैल्यूएशंस पे. सर जब हमने ये बातचीत शुरू करी थी, आपने 2 बड़े इन्वेस्टर्स का नाम लिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्राहम टू फिलिप फिशर, राइट, फिलिप फिशर. तो ये क्या डिफरेंस है इन दोनों के अप्रोच में? क्योंकि एक्चुअली मैं भी नहीं जानता कि क्या डिफरेंस है. मैं चाहता हूँ कि हमारे रिटेल ऑडियंस को भी पता चले कि 2 महान इन्वेस्टर्स कौन है और क्या डिफरेंस था, और आपने ये शिफ्ट क्यों लिया? शिफ्ट इसलिए लिया क्योंकि 2014 से 2017 के बुल मार्केट में दैट टाइम आई यूज्ड टू primarily invest in micro caps, deep cyclicals, commodities, small caps. I used to take very high risks before the bear market began. But ये bear market ने मेरे माइंड में इनग्रेन कर दिया
the significance of resilience and longevity, the key to compounding. And मुझे ये समझ में आ गया कि अगर आपको मार्केट में लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है और अच्छे पैसे बनाने हैं, the way to go is to invest in quality. This bear market brought about a profound shift in my thought process as an investor. Henceforth, I would focus on return of capital before return on capital. Capital preservation and a focus on quality would take precedence for me henceforth. I learned one more big lesson for the rest of my investing career, that no matter how well you have prepared and have calculated your odds, risk surfaces from places you can never imagine. Even if you are very careful in crossing the road by looking left and right, a drone might still kill you from above. Things can go wrong in ways you can never think of, and your only defense against an unknown future is prudent diversification. A portfolio of 20 to 25 stocks, diversified across industries and risk factors. This practice ensures against a catastrophic outcome for the portfolio as a whole, and it also opens the door to optionality. So, in simple terms, basically, एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करियर के लिए आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है: गुड क्वालिटी बिजनेसेस बॉट एट रीजनेबल प्राइसेस एंड प्रूडेंट डाइवर्सिफिकेशन. अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई थोड़ा कीजिए, सिर्फ 5-6 स्टॉक्स मत रखिए, कम से कम 15 से 20 स्टॉक्स रखिए एंड उनको अक्रॉस इंडस्ट्रीज होल्ड कीजिए, अक्रॉस रिस्क फैक्टर्स होल्ड कीजिए, ताकि यू आर नेवर टेकन आउट ऑफ द गेम by one or two of your stocks blowing up. So basically and ये optionality कैसे खुलती है इसमें. So जब आप 15 से 20 स्टॉक्स खरीदते हो and with all of them with almost the same levels of conviction, हमें एडवांस में नहीं पता होता कि इनमें से कौन सा स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है. वो तो हाइंडसाइट में पता चलता है, राइट? बट एटलीस्ट यू आर ओपनिंग द डोर टू ऑप्शनैलिटी by including a few more stocks in your portfolio. So have a very high bar, बहुत ही high hurdle rate रखिए for any incoming investment into your portfolio, and then just let luck play its part and let the management execute its plans. I think that is the way long term investing को approach करना चाहिए market में. Right. बहुत सारी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी मैंने देखा कि आप अपनी जर्नल में लिखते हैं. अच्छा, उससे पहले मेरे पास एक और क्वेश्चन है. जब आपके मन में ये थॉट आया, आपने बताया कि किसी ने ट्वीट करके पूछा था कि आप बोला था आपको कि आप अपनी जर्नल को जो एक बुक के फॉर्म में पब्लिश कीजिए एंड यू डिड इट. अब डर नहीं लगा कि मैं अपनी एक तरह से इनसिक्योरिटीज़ भी जो है वो एक किताब के फॉर्म में लिख रहा हूँ, या कुछ छुपा लिया है आपने जो हमें नहीं पता चल पाई हैं? तो उस समय माइंड में क्या चल रहा था कि मैं सब कुछ लिख दूँ, कुछ रोकूँ, या इससे मेरी इनसिक्योरिटीज़ बाहर आएंगी? इस पर क्या थॉट्स हैं आपके? तो वन ऑफ माई इन्वेस्टिंग मेंटर्स गाय स्पायर ने मुझे सिखाया है दैट द ट्रू पाथ टू सक्सेस इन लाइफ इज़ थ्रू ऑथेंटिसिटी. अगर आपको एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है, सो यू हैव टू बी ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट एंड ऑल्सो एक्सपोज योर वल्नरेबिलिटीज टू द रीडर्स, बिकॉज ये दुनिया भर में फिनोमेना है दैट व्हेन यू आर ऑथेंटिक, ऑनेस्ट एंड ओपन विद योर रीडर्स, दैट इज़ व्हेन यू गेट टू ट्रूली कनेक्ट विद देम. एंड अगर मैं अपने पर्सनल गलतियाँ सिर्फ अपनी सीख और लर्निंग्स नहीं, अगर मैं अपनी गलतियों को भी शेयर नहीं करूँ किताब में, जैसे मैंने किताब में कितने सारे मिस्टेक शेयर किए हैं. आई हैव शेयर्ड मिस्टेक्स ऑफ ओमिशन लाइक पॉलीप्लेक्स. आई हैव शेयर्ड मिस्टेक्स ऑफ कमीशन लाइक बंधन बैंक. मैंने ये भी शेयर किया किताब में कि कैसे मेरे मन में कितने सारे इनसिक्योरिटीज़ और एप्रीहेंशंस थे अबाउट माई सेल्फ व्हेन दैट बेयर मार्केट वाज ऑन गोइंग. मैंने ये भी शेयर किया है कि मार्च 2020 में कितनी बुरी तरह से मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो की पिटाई हुई है. इनफैक्ट कुछ दिनों में तो मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो एक दिन में 10% से ऊपर गिर गया इन अ सिंगल डे, विच आई नेवर इमेजिन ऐसा कभी होगा. तो बट दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद एवरीवन. इट्स नॉट जस्ट मी. मार्च 2020 ऐसा वक्त था जब गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज शेयर 30-40% एक महीने में गिर गए. तो फिर जब when nothing is working, when everything was falling apart, so इसमें छुपाना कैसे? सब लोग, all of us investors were in the same boat that time. So I think I think बहुत सारे experienced investors जब भी किताब पढ़ेंगे तो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि भाई जब लॉन्ग ड्रॉन बेयर मार्केट आता है तब शायद आपको क्वालिटी बचा ले. लेकिन माई केस मैंने किताब में मेंशन किया कि बाय एंड ऑफ 2019 आई रिकवर्ड बैक टू वेयर आई वाज इन जनवरी 2018. लेकिन तब तक मैं क्वालिटी में भी शिफ्ट कर गया था टू हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो. लेकिन जब मार्च 2020 आया तब तो इवन दो आई वाज वेल डाइवर्सिफाइड, इवन दो आई वाज इन वेरी हाई क्वालिटी स्टॉक्स, दैट आल्सो डिड नॉट हेल्प.
बिकॉज जब मार्केट क्रैश एक बार में, जब पूरा मार्केट ही क्रैश कर जाता है एक बार में, तब you have to bear the pain. There's no way out of it. So I think it's very important to actually tell people what कि actually में market में होता क्या है, rather than just talking about कि क्या होना चाहिए. Because bear markets के बारे में, temperament के बारे में, patience के बारे में, passion for investing के बारे में, इनके बारे में लिखना एक बात होता है, और उनको real life में experience करना is a different ball game altogether. I think that is what this book will really bring out to many people, कि just how difficult it is to sustain your passion for investing during a bear market. इतना आसान नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टीली रिजॉल्व चाहिए. एंड यहाँ पे अगेन मैं काफ़ी लोगों को कहता हूँ कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब पढ़ो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं बहुत ड्राई किताब है, इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, इसमें मल्टी बैगर स्टॉक्स के रेसिपी नहीं मिल रहे हैं हमें. लेकिन वो किताब वो मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने के बारे में है ही नहीं. The Intelligent Investor by Benjamin Graham teaches you how to build the necessary character and the steely resolve to sustain in the market for a long period of time and to resist falling to the perils of greed and fear. अगर आप greed and fear को avoid कर सके मार्केट में, एक्सट्रीम साइड्स में, on both the sides, तो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता. एंड आई थिंक इसमें हमारी उस वाली बात का भी आंसर है जो मैं आपसे शुरू में पूछ रहा था कि वो पेशेंस कैसे डेवलप करें, वो इमोशनल अपने सेंटिमेंट्स को कैसे कंट्रोल करें. तो आई थिंक आपकी जर्नल ने डेफिनेटली आपको हेल्प किया है उन सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करने में, उन सेंटिमेंट्स को एक जगह पे लिखने में, रादर देन उसे मार्केट में निकालने में. सही, एकदम सही बात है. इनफैक्ट आई हैव मेंटेन्ड अ पर्सनल आर्काइव ऑफ मीडिया कमेंट्री एंड इन्वेस्टर बिहेवियर ड्यूरिंग वेरियस एपिसोड्स ऑफ मार्केट पैनिक in the last 9 years, and I find it highly beneficial to refer to this information whenever the market undergoes its periodic steep corrections, because human nature in the markets has not really changed much over time. And ये patience के बारे में मैं एक और important point share करना चाहूँगा कि when you are invested in companies with shady promoters, bad corporate governance, deep cyclicalities, commodity nature of the business, very volatile nature, तब आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो आपका पेशेंस कम हो जाएगा. लेकिन जब आप क्वालिटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली पेशेंस लेवल्स बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है एक बढ़िया मैनेजमेंट के हाथों में हो, बढ़िया बिजनेस में इन्वेस्टेड हो, तो ऑटोमेटिकली पेशेंस बढ़ जाता है. सो क्वालिटी नॉट ओनली एम्पावर्स यू टू व्यू मार्केट करेक्शंस एज बाइंग अपॉर्चुनिटीज, इट ऑल्सो enables you to develop patience. एक और चर्चा मैंने बुक में बहुत सारे स्टॉक्स के नाम पढ़े और मुझे लगा कुछ स्टॉक्स तो मुझे पता चल गए जिनको लेकर बहुत पैशनेट हैं, जिसमें से डेफिनेटली एक बजाज फाइनेंस है. मैं उस पर भी आऊँगा, कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप करूँगा. लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपने PE रेशियो और साथ साथ में जो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनका एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जो है इस बुक के अंदर आपने नरेट किया है. तो मैं एक लेमैन की तरह बात करने की कोशिश करता हूँ. लेमैन सोचता है कि अच्छा इसका PE ज़्यादा है तो स्टॉक जो है वो महंगा है, PE कम है तो स्टॉक जो है वो सस्ता है. इसको जब हम ग्रोथ के साथ मिलाते हैं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं और कैसे हमें PE और ग्रोथ को मिला के जो है वो देखना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग्स व्हिच आई हैव शेयर्ड इन माय बुक, कि मैंने पास्ट में कई सारे मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दिए, क्योंकि मुझे हमेशा लगा दैट द PE रेशियो इज़ वेरी हाई. मुझे हमेशा लगता था दैट द स्टॉक इन क्वेश्चन इज़ वेरी एक्सपेंसिव. बट एग्जांपल भी साथ साथ देते चलें ताकि और हम उसको थोड़ा स्टडी कर पाए. करेक्ट, एग्जाम्पल्स में भी आता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने लर्निंग शेयर कर लेता हूँ कि मुझे क्या सीखने मिला है. कि बहुत बार मुझे लगता था स्टॉक महंगा है, PE रेशियो बहुत हाई है, और इसकी वजह से मेरी काफ़ी मल्टी बैगर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गए. मुझे ये समझना उस समय नहीं समझ में आया था कि इन केसेस में क्या होता है कि द PE रेशियो री-रेट्स अपवर्ड्स if the business offers visibility of growth for a long period of time. In that case, the market tends to keep discounting earnings far out into the future, and hence the P ratio expands. For example, Titan. पिछले 20 साल से आप देखिए आपको हर साल ये स्टॉक महंगा दिखेगा. 2008 के बेयर मार्केट में भी टाइटन का PE गिर के 25 तक ही गिरा, 25 PE तक, एट द बॉटम ऑफ द 2008 बेयर मार्केट. सिमिलरली बजाज फाइनेंस को मैं इतने सालों से ट्रैक कर रहा हूँ. जब उसकी PE रेशियो 20 या 25 थी, आज उसकी PE रेशियो 50 से ऊपर हो गई है. और अगर अर्निंग्स ग्रोथ सस्टेन कर गए तो यहाँ से भी PE रेशियो और फर्दर एक्सपैंड कर सकता है. सो द की टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सक्सेस, नीरज, is to spot such secular growth businesses and to rebalance the portfolio towards them if these businesses are available at a small cap or mid cap size.
वापस रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द की टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सक्सेस इज टू स्पॉट सच सेक्युलर ग्रोथ स्टॉक्स एंड रीबैलेंस द पोर्टफोलियो टुवर्ड्स देम इफ़ दे आर अवेलेबल एट अ स्मॉल कैप और मिड कैप साइज। आप अगर ये इन स्टॉक्स को तब खरीदोगे जब ये ऑलरेडी 4-5 लाख करोड़ मार्केट कैप पहुंच गए हैं और उनकी मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड और मैक्सिमम ग्रोथ का हाई फेस ख़त्म हो गया है, तब आपके अच्छे पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे स्टॉक्स मिड कैप या स्मॉल कैप साइज में मिल गए विद सेक्टोरल लीडरशिप, देन बी द मोस्ट पेशेंट विद सच इन्वेस्टमेंट्स। एंड लेकिन यहाँ चैलेंज क्या है? द चैलेंज इज टू डू द राइट एनालिसिस एंड टू अराइव एट द सेफ कंक्लूजन दैट द ग्रोथ विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये आसान काम नहीं है। एंड दिस इज वाई मैं वही पूछने वाला था, आप कंप्लीट कीजिए, मैं फिर पूछूंगा। And this is why we have only a select few people getting rich from the stock market and not everyone. Because ये एनालिसिस करना और ये सेफ कंक्लूजन में पहुंचना कि ये बिजनेस बहुत सालों तक ग्रो करने वाली है, ये सबके बस की बात नहीं है। तो कैसे, क्या फैक्टर्स हम ध्यान में रखें या कैसे स्पॉट किया जाए? जो अभी जेन्युइन सेक्युलर ग्रोथ स्टॉक्स की बात करते हैं, कैसे इनको हम लोग स्पॉट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या मेरा तो पहला सिंपल क्वेश्चन है, क्या ये रिटेल इन्वेस्टर्स कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या थॉट प्रोसेस है? बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टेलर वेल्थ पीएमएस में हमारा जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, उसके 2 की पिलर्स हैं, वेरिएंट परसेप्शन एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स। तो ये जो आपका सवाल है कि कैसे आइडेंटिफाई करें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टॉक्स, उसके लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स आर फाउंड इन इंडस्ट्रीज विद अ वेरी फेवरेबल स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं लाइक अ मोनोपोली और अ डुओपोली और एन ओलिगोपोली मतलब 3-4 प्लेयर्स at most, and they are experiencing some form of an industry tailwind. They are characterized by consistency and predictability of cash flows, and they have a long runway for growth, so you have visibility for many years ahead. लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स में वैल्यू माइग्रेशन का भी प्रेजेंस रहता है। वैल्यू माइग्रेशन जैसे इंडिया में पिछले 30 सालों में ऑफलाइन टू ऑनलाइन, पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर का वैल्यू माइग्रेशन चल रहा है। और आज के दिन इंडिया के अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्लेस अवेलेबल हैं, स्पेशली वेरियस सब सेगमेंट्स विद इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। 3 चीज़ें यहाँ आती हैं: कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। बिकॉज लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के डीएनए में है, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है। हम इसको खेल रहे हैं थ्रू सम ऑफ द लीडिंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया इन आर पीएमएस। ब्रांडेड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एक बहुत बड़ा थीम है, क्योंकि आज इंडिया जिस पर कैपिटा इनकम लेवल पे है तो $2,000-2,500 के आसपास में, अब यहाँ से ओवर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम ग्रो करती जाएगी, जो बेसिक स्पेंडिंग ऑन एसेंशियल्स लाइक फूड हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, कंज्यूमर स्टेपल्स उतना खास परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन ब्रांडेड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ये पॉकेट काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे भी आपको फोकस करना है ऑन एस्पिरेशनल ब्रांड्स। जैसे हमारे पीएमएस में वी हैव गॉट लक्जरी वेडिंग अपैरल रिटेलर्स, लक्जरी वॉच रिटेलर्स। ये लक्जरी सेगमेंट जो है, एस्पिरेशनल सेगमेंट जो है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ अगले 10-15 साल में हमें दिख रहा है। तो ये कुछ बड़े बड़े मेगा ट्रेंड्स हैं जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इन इंडिया। राइट, एंड फिर देन उसको नैरो डाउन करते हुए अच्छी कंपनीज, अच्छे प्रमोटर्स, जो आप बेसिक हमारी हाइजीन चेक होती है वो करनी चाहिए, राइट? करेक्ट। वो तो दैट इज नेसेसरी इन एवरी फेज ऑफ द मार्केट। राइट। इसी से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है कि इसमें भी इमोशंस एंटर कर जाते हैं। हमें कोई मेगा ट्रेंड दिखता है, हमें फिर उसके बाद जो पहली कंपनी दिखती है, हम जिसे बोलते हैं ना कंफर्मेशन बायस आने लग जाती है। हम कंपनी पे रिसर्च करना शुरू करते हैं, हमें उसके बारे में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता रहता है और कुछ बुरा दिखता भी है तो हम उसको फिर इग्नोर करते हैं। हाउ टू ओवरकम दिस थिंग? फंडामेंटल एनालिसिस करते समय इमोशंस को बाहर कैसे धकेला जाए? मैंने इसके बारे में लिखा है इस किताब में भी, आपको ध्यान होगा, अबाउट माई लर्निंग्स फ्रॉम दी बंधन बैंक इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस इन विच आई हैड मेड माई बिगेस्ट लॉस टिल डेट, कि ऑलवेज consciously separate the economics of the business from the personality of the promoter or the individual at the helm of the company. Now, focus on the facts and assess the situation objectively. आपको ऑब्जेक्टिव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट जर्नल काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि जैसे मैंने जॉर्ज कंपाउंड की किताब में लिखी थी कि ऑल इन्वेस्टर्स मेक मिस्टेक्स बट द ग्रेट इन्वेस्टर्स रिपीट ओल्ड मिस्टेक्स लेस ऑफन। अगर आपको ओल्ड मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है तो
तो आपको इन्वेस्टमेंट जर्नल मेंटेन करना चाहिए, जिसमें आप अपने सक्सेसेस के साथ अपनी गलतियों को भी नोट करके रखिए, और गलतियों को तो हाईलाइट करके रखिए। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि अब जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें मैं मैं अमेरिका में जो इंडिया फंड चलाता हूँ उसके पोर्टफोलियो स्टॉक्स के नाम है उसमें। एंड जब भी कोई स्टॉक मैं बेचता हूँ बिकॉज ऑफ एनी मिस्टेक ऑफ कमीशन या मिस्टेक ऑफ जजमेंट, तो वो स्टॉक बेचने के बाद मैं इमीडिएटली एक कॉलम में लिखा हुआ है रीज़न फॉर सेल। सो मैं रीज़न लिख लेता हूँ कि भाई ये रीज़न था, दिस वॉज माई मिस्टेक, मैंने ये गलती की थी, इसलिए ये स्टॉक मैं बेच रहा हूँ, मैंने से गलती हुई इसको समझने में। एंड देन आई ऑल्सो मेक ए नोट ऑफ इट इन माई इन्वेस्टमेंट जर्नल ऑल्सो। सो बेसिकली फिर क्या होता है कि भाई इनको तो आप हाईलाइट करके रखिए, क्योंकि एज लॉन्ग एज यू कैन अवॉइड रिपीटिंग दिस मिस्टेक्स, यू कैन इंक्रीज योर सक्सेस रेट, एंड ऑटोमेटिकली ओवर टाइम आपका पोर्टफोलियो रिटर्न इंप्रूव करता जाएगा। तो बेसिकली नए मिस्टेक्स हम लोग ज़िंदगी भर करते रहेंगे, वो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम पुरानी गलतियों को दोहराइए मत। या फिर आपने जैसे बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुरानी गलतियों को कम से कम दोहराइए। आई थिंक वो भी रुक नहीं सकता कि बिल्कुल दोहराए ना, लेकिन कम से कम दोहराए, राइट? यस, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अगर नहीं दोहराए तब तो बेटर है, बट एटलीस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द रिकरेंस ऑफ दोज मिस्टेक्स। राइट। 3 चीज़ें मैंने कॉन्स्टेंटली, 3 वर्ड्स मेरे को कॉन्स्टेंटली पढ़ने में आए बीच बीच में, ROC, ग्रोथ, ड्यूरेबिलिटी। राइट। आई थिंक ग्रोथ पे तो हमने चर्चा कर ली है। ROC का कितना बड़ा रोल रहता है, और इस फैक्टर में कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो धोखा देती हो इन्वेस्टर को, जो परेशान करती हो इन्वेस्टर को, या फिर जो बस एक विंडो वाली मैट्रिक्स तो नहीं है कि बाहर से देख के अच्छी लगी और अंदर कुछ ख़राब होगा। ROC से शुरुआत करते हैं। यस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, एंड मेरे किताब में मैंने लिखा भी है दैट फॉर अ सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यू नीडेड ट्रिनिटी ऑफ ROC, ग्रोथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तीनों पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात ROC। सो ROC शुड बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नंबर 1। अब ग्रोथ पे आते हैं, बिकॉज विदाउट ग्रोथ हाई ROC इज अ वैल्यू ट्रैप। फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट्स स्टॉक्स जैसे इंडिया में कैस्ट्रॉल जैसे, ग्रोथ कुछ नहीं है, तो उन हाई ROC और चीप वैल्यूएशन की वजह से लगता है कि स्टॉक सस्ता है, ले लो, लेकिन जब अगर ग्रोथ नहीं है तो आपके पैसे नहीं बनेंगे, तो बेसिकली वो स्टॉक स्टैग्नेंट रह जाएगा। तो विदाउट ग्रोथ हाई ROC इज अ वैल्यू ट्रैप। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मोट इज द key factor when selecting long term investments, क्योंकि the longer the competitive advantage period of a business, the more likely the business is worth a lot more than what the market thinks it is worth. So आपको ये तीनों चीज़ चाहिए for a successful long term investment: healthy return on capital employed, good growth, and a durability of the moat, या फिर अच्छा strong competitive advantage हो business में। So तब जाके आपके अच्छे पैसे बनते हैं लॉन्ग टर्म में। ROC में हमें किन बातों का स्पेसिफिक ध्यान रखना चाहिए? क्या कोई बेंचमार्क भी है कि लेट अस से 20% से ऊपर होना चाहिए, या कुछ और पर्टिकुलर फैक्टर्स है जिनका ध्यान आप बोलते हैं कि रखना चाहिए हमेशा? इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11 से 12% के आसपास है, तो एनीथिंग ओवर 15% इज़ फाइन। बेसिकली 15% तो कम से कम बिजनेस का ROC होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंपल बात है, अगर ROC आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो बेसिकली इन दैट केस द बिजनेस विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग शेयर होल्डर वैल्यू over the long run, even though its stock price may surge temporarily in a raging bull market. राइट। माइक्रो कैप से आपने बताया कि थोड़ी दूरी बनाई आपने माइक्रो कैप से, और जो सिक्लिकल स्टॉक्स थे उनसे आपने दूरी बनाई। तो क्या अब माइक्रो कैप में भी क्वालिटी अगर स्पॉट होती हो तो क्या हमें उसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? So there are many important tenets of micro cap investing, जिसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार में डिटेल में अपने नई किताब में लिखा है। तो मैं उनमें से कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। जब आप माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लुक फॉर कंपनीज दैट डू नॉट डाइल्यूट इक्विटी, ठीक है, एंड ऑल्सो चेक फॉर लो फ्लोट, बेसिकली लो पब्लिक फ्लोट। इसका मतलब इनसाइड ओनरशिप बहुत हाई होनी चाहिए। सो व्हेन यू कंबाइन लो फ्लोट विद नो डाइल्यूशन, इसका मतलब बहुत ही लिमिटेड शेयर्स अवेलेबल है इन द मार्केट फॉर परचेज। तो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स देन टेक ओवर, और आपको अच्छी खासी स्कार्सिटी प्रीमियम और वैल्यूएशन री रेटिंग का फ़ायदा मिलता है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द एंट्री ऑफ अ न्यू जनरेशन फ्रॉम द प्रोमोटर्स फैमिली कैन लीड टू एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन मार्केट कैप क्रिएशन एंड अ न्यू फाउंड एजिलिटी इन सेल्स, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन एन अर्स्टवाइल lackluster company.
इसके लिए हमारे पास पास्ट में से बहुत सारे नोटेबल एग्जांपल्स भी है. लुक एट अजंता फार्मा फॉर एग्जांपल. जैसी न्यू जनरेशन ऑफ मैनेजमेंट आई, द अग्रवाल ब्रदर्स केम इन 15 years बैक, उसके बाद देखिए ये स्टॉक 100 बैगर से भी बड़ा सक्सेस स्टोरी बन गया. सो बेसिकली व्हेन ऑलवेज बी ऑन द लुक आउट फॉर these soft signals. इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुल माइक्रो कैप्स, जो मैंने अपनी किताब में डिटेल में लिखे हैं. द मेकिंग ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर में आपने एक बात और बोली है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल हर तरह की, हर साइज़ की कंपनी में, चाहे वो माइक्रो कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब पे इक्वली एप्लीकेबल है. तो क्या कुछ एडजस्टमेंट, पहले तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स मैं जानना चाहता हूँ. ऑल्दो बुक के अंदर काफ़ी डिटेल में आपने चर्चा करी है, बट मैं फिर भी एक कुछ बेसिक आइडिया लग जाए, फिर उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या इन प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द एम कैप ऑफ द कंपनी, मार्केट कैप ऑफ द कंपनी? नहीं, आपको इन प्रिंसिपल्स को कुछ ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा, आपको इनको टेलर नहीं करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये यूनिवर्सल और टाइमलेस होते हैं. और ये बहुत ही बेसिक हाइजीन, हम लोग जो बोलते हैं बहुत बेसिक हाइजीन फैक्टर्स, उन पे हमें ध्यान देना है व्हेन एनालाइजिंग एनी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप. फॉर एग्जांपल, आप चेक कीजिए कि डेट ज़्यादा नहीं हो, चेक कीजिए कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ब्लोटेड नहीं हो, चेक कीजिए कि कंपनी के पास पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो, चेक कीजिए कि कंपनी के पास अच्छा खासा इनसाइडर ओनरशिप हो, कंपनी ग्रोइंग इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हो, कंपनी के पास कोई अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जिसकी वजह से उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ मोर देन दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो ऑल दीज बेसिक हाइजीन फैक्टर्स, वंस दे आर इन प्लेस, वंस यू फाइंड अ गुड क्वालिटी बिजनेस विद अ गुड क्वालिटी मैनेजमेंट इन अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो आपके पास रेसिपी फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल स्टॉक हाथ में है, और फिर आप उसमें निवेश कर सकते हैं अगर वैल्यूएशंस रीजनेबल हो. और इंडियन मार्केट में अगेन मैं इस तजुर्बे से कह सकता हूँ आपको कि एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ बेयर मार्केट आपको गुड क्वालिटी रीजनेबल प्राइसेस में नहीं मिलेगी. मैं आई बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस. मैंने पिछले 16 साल में देख लिया है कि इन अ हाई ग्रोथ मार्केट लाइक इंडिया, जहाँ पे इतने लिमिटेड गुड क्वालिटी स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो जिसके बारे में मैंने किताब में लिखा भी है कि ऐसा क्यों होता है. ऐसा क्यों है कि even decent quality businesses in India get such high valuation multiples, whereas Google, Microsoft, Apple get lower valuation multiples in US. ऐसा क्यों होता है? इसका वजह मैं किताब में लिखा हूँ, लेकिन मैं तब भी यहाँ शेयर करना चाहूँगा आपके ऑडियंस के साथ कि इट्स यहाँ पे different demand supply dynamics are at play, because यहाँ पे there is such a low supply of quality equities available with good corporate governance. इसलिए इंडिया में इतने जो गिने चुने ढंग के क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनकी भी वैल्यूएशंस बहुत हाई जल्दी हो जाते हैं. इसलिए ये एक हार्ड रियलिटी है ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिया. एंड जो ग्रेट इन्वेस्टर्स हैं, दे आर एक्टिव सीकर्स ऑफ ट्रुथ. दे डोंट दे एम्ब्रेस रियलिटी फॉर व्हाट इट इज़, नॉट व्हाट दे विश फॉर इट टू बी, वांट इट टू बी और होप फॉर इट टू बी. जो रियलिटी है उसको एम्ब्रेस कीजिए और उसके साथ ही चलिए. तो आपको इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको एक्सपेंसिव पी मल्टीपल्स पे करने पड़ेंगे. यू कैन ज़्यादा से ज़्यादा आप होप कर सकते हो कि आपको बेयर मार्केट में थोड़े कम महंगे मिले, लेकिन आपको हाई क्वालिटी इंडिया में महंगी ही मिलेगी. मैंने आपको थोड़े पहले कहा था कि टाइटन 2008 में भी एट द बॉटम इट वाज अवेलेबल एट 25 पी मल्टीपल. वो सस्ता तो बोलूँगा नहीं, वो तो आई वुड से इट वाज लेस एक्सपेंसिव. सो दैट इज़ हाउ द इंडियन मार्केट ऑपरेट्स. सर, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. मीम्स देखते हैं? मीम्स वर्ल्ड की नॉलेज है थोड़ी बहुत नॉलेज है. एंड आईटीसी के बहुत सारे मीम्स देखे थे कुछ साल पहले, वहाँ से फिर वो मल्टीबैगर बन गया. आज एचडीएफसी बैंक पे काफ़ी मीम्स आ रहे हैं, तो आई थिंक वी आर गेटिंग देयर. और ये मीम्स तभी आएंगे जब कोई रिनाउंड कंपनी बहुत लंबे समय के लिए उसका स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है, तब ये मीम्स शुरू होते हैं. तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये अच्छा सिग्नल है कि भाई अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छी बिजनेस मिल रही है. एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन आज उसके इट्स एट द लोएस्ट इट्स एवर बीन इन द लास्ट 20 years. और ये कोई नई बात नहीं है. एचडीएफसी बैंक पिछले 2 साल से रिटर्न दिए, पिछले 2.5 साल में 0 रिटर्न दी है. एक कोई नया चीज़ नहीं इस कंपनी हिस्ट्री में. ऐसे 4-5 फेजेस हुए हैं पिछले 20 साल में जब 2 या 3 साल के लिए स्टॉक ने 0 रिटर्न दिया था. लेकिन पिछले 20 साल में उन डिस्पाइट दोस इंटरिम पीरियड्स ऑफ 0 रिटर्न्स, पिछले 20 साल में स्टॉक ने 23% CAGR डिलीवर किया है. सो any successful long term investment is marked by these periodic phases of underperformance. अगर देखिए कोई भी नॉर्मल पोर्टफोलियो, कोई भी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का नेचर का और कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो इज फ्लैट एंड 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो इज अंडर परफॉर्मिंग. अगर आपके सारे स्टॉक्स एक बार में जोर से बढ़ने लगे तो दैट इज़ खतरे का सिग्नल है. और आपको समझ आना चाहिए कि ये तो रेजिंग बुल मार्केट का लास्ट स्टेज है और अब बेयर मार्केट एनी टाइम शुरू होने वाला है. सो अगर
अगर आपका सर्टेन हिस्सा ऑफ योर पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्मिंग, इसका मतलब आप वेल डाइवर्सिफाइड है. राइट. मैं से उस वाले मीम की बात कर रहा था, जैसे भी आपने बताया ना कि हमेशा जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा हाई प्राइस पे मिलते हैं. तो रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड में इस समय चल रहा होगा कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि वो तो हाई वैल्यू पे हमें हमेशा मिलने हैं. ग्रेट. अब आते हैं सर एक ऐसे स्टॉक पे जिसका जिक्र मुझे लगता है कि बार बार हुआ है, एंड आई होप आप भी समझ गए होंगे, बजाज फाइनेंस. तो जो लोग आज बजाज फाइनेंस को देखते हैं उनको ऐसा लगता होगा ये तो स्टॉक रहता है 7500 पे, 8000 पे, इस लेवल पे जो है वो चलता है, और अभी कभी 4% बढ़ जाएगा, कभी 2% घट जाएगा. बट मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी कमेंट्री ऑन बजाज फाइनेंस एंड द सक्सेस ऑफ बजाज फाइनेंस एंड द रोल प्लेड बाय मिस्टर संजीव बजाज इन दी सक्सेस ऑफ बजाज फाइनेंस, क्योंकि आपने इसको बहुत से ट्रैक किया है, आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आप इमोशनली कनेक्टेड रहे हैं स्टॉक के साथ. तो कैसे इसको बताना चाहेंगे कमेंट्री को? To understand why investors in the Indian market hold Bajaj Finance in such high regard, one needs to study its history. ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एज अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, फिर ये डाइवर्सिफाई की इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, फिर ये डाइवर्सिफाई की जोग्राफिकली एंड डेवलप्ड अ पैन इंडिया प्रेजेंस. यही नहीं, इस कंपनी ने डेमोन्स्ट्रेट किया द डिसिप्लिन टू गेट आउट ऑफ अ प्रोडक्ट सेगमेंट जब इसके काफ़ी सारे पीयर्स वर चेसिंग ग्रोथ एट एनी कॉस्ट एंड दे एक्टेड वेरी इम्प्रूडेंटली. तो इस बिजनेस ये बिजनेस, ये मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा बहुत ध्यान दिया. और एक बहुत बढ़िया चीज़ जो इस कंपनी ने दिखाई है बहुत सालों में, कि इट हैज़ अचीव्ड गुड ग्रोथ अक्रॉस मार्केट साइकिल्स विथ लो NPA, लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड गुड एसेट क्वालिटी. एंड लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द promoter Sanjeev Bajaj chose a great CEO in the form of Rajiv Jain, and he was completely hands off when it came to day-to-day operations. This approach greatly helps cultivate upper and middle level management. So I think ये सारे factors के वजह से बजाज फाइनेंस आज बजाज फाइनेंस बना है. और इस किताब में आपने सही कहा, मैंने काफ़ी जिक्र किया स्टॉक के बारे में, क्योंकि 2018 और 19 के बीच में स्टॉक ने मेरे पोर्टफोलियो को काफ़ी मदद की थी. और बाय द एंड ऑफ 2019 मुझे लगने लगा कि ये कंपनी तो इनविंसिबल है. मुझे लगने लगा कि देयर इज़ नथिंग विच कैन गो रॉन्ग इन दिस स्टॉक, ये तो हमेशा बढ़ते ही रहेगा. लेकिन फिर 23 मार्च 2020 की जो जर्नल एंट्री है किताब में, जब एक दिन में बजाज फाइनेंस 25% गिर गया था, तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ द मार्केट which is invincible, it is the market which is supreme, and there is no company which can be termed as invincible in front of Mr. Market. The market is supreme. राइट. एंड आई थिंक यहाँ से हम वो बात भी आपकी कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आप बता रहे थे कि क्वालिटी स्टॉक्स भी गिरते हैं, बट आई थिंक वो बाउंस बैक जो है वो जल्दी करते हैं और फिर ज़्यादा देर तक चलते हैं. राइट. That's one more big learning from the book कि quality after in a market crash, both quality and junk stocks fall. Quality eventually rises back again, whereas junk never recovers. बहुत सारे लेसन्स हैं किताब के अंदर, बहुत सारी बातें हैं किताब के अंदर. कोई 3 लर्निंग जो आपको ये बियर मार्केट ने, क्योंकि आपने बोला कि बियर मार्केट, इवन ये बात आपने लिखी भी है कि बियर मार्केट जो है सबसे अच्छी टीचर होती है मार्केट्स की, उसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कोई 3 की लर्निंग जो आप बताना चाहें कि ये 3 की लर्निंग है जो बियर मार्केट में आपको मिली और वो अब आपके बिल्कुल इन्वेस्टिंग प्रोसेस के अंदर एम्बेड हो चुकी हैं, उसके बिना आप काम ही नहीं करते हैं. So this book is dedicated to my investing colleagues, peers and seniors, because उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा उस बेयर मार्केट में. एंड ये इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग अ बेयर मार्केट. तो उन्होंने मेरे संग 4 बहुत बड़े वर्ड्स ऑफ विजडम शेयर किए थे इस बेयर मार्केट के दौरान, जो मैंने इस किताब में शेयर भी किए हैं. और आज मैं वो 4 वर्ड्स ऑफ विजडम आप सबके संग शेयर करना चाहूँगा. और इन 4 चीज़ों को आप हमेशा याद रखिए और उनको बार बार रेफर करते रहिए थ्रू आउट योर इन्वेस्टिंग करियर, बिकॉज ये इतने टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं कि आपको हमेशा दिल होल्ड यू इन गुड स्टेड. पहला प्रिंसिपल जो मैंने अपने सीनियर से सीखा कि इफ़ यू वांट टू मेक इट बिग इन द स्टॉक मार्केट, देन यू नीड टू बी डिटैच्ड इमोशनली फ्रॉम स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशंस. वो क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग बेयर मार्केट्स इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट to endure such severe stock price corrections. So emotional detachment from stock prices बहुत ज़रूरी है अगर आपको मार्केट में बड़ा आदमी बनना है तो. That's the first learning. Second big learning जो मेरे सीनियर्स और पीयर्स ने मुझे सिखाया कि market cycles will come and go, but good quality businesses bought at reasonable valuations will eventually make you money sooner or later. तीसरी बड़ी सीख, India will grow at a healthy rate over the long run.
Nifty stocks may have low double-digit earnings, but there will be a few mid-cap and small-cap stocks in every market which will deliver earnings growth of 25 to 30% over the next 3 to 5 years. And they are bound to create wealth for you in the long run. You just need the conviction and the confidence to back them. And fourth, and सबसे बड़ी सीख, sanity will eventually prevail after the bear market is over. एक बार bear market खत्म हो जाए उसके बाद sanity हमेशा prevail करती है, like it always does. So keep the faith that this too shall pass. मतलब ये सैनिटी वाली बात तो सर मैं बोलूँगा कि इट विल ऑल्सो प्रिवेल आफ्टर द बुल मार्केट ऑल्सो. Right, correct, because like एक कहावत है ना, after the bull market is when stocks return back to their rightful owners. तो bull market के end में ही सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं, लेकिन it's only after experiencing the pain of a couple of market cycles and the couple of bear markets that investors can develop the maturity and the temperament to avoid going down the quality curve in search for quicker returns. Because I'll tell you होता क्यों, इसका reason भी है, इस किताब में भी लिखा है मैंने कि by the end of the bull market ना, most investors portfolios start looking like a zoo of cyclical, commodity, SME, micro caps and small cap stocks. क्योंकि bull market कैसे आता है, जब broad based earnings growth आती है और कोई भी स्टॉक जो भाग रहा है बिकॉज ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ इन अ बुल मार्केट, जब बहुत सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, हम लोग को लगता है अरे ये स्टॉक नहीं हाथ से नहीं निकल जाए, थोड़ा खरीद लेते हैं, अरे ये स्टॉक हाथ से नहीं निकल जाए, इसको भी खरीद लेते हैं, और ये स्टॉक्स को जोड़ते पूरा पोर्टफोलियो जू बन जाता है 40-50 स्टॉक्स का. And by the end of the bull market, most investors' portfolio have got junk stocks left in them. So, bear market time में we basically shift our portfolios to high quality businesses with steady growth and high returns on equity. लेकिन as a bull market matures, investors start moving away from these high quality stocks to commodities and cyclicals, then to loss making turnaround stories, then to micro caps with limited history of operations, and then finally to highly leveraged companies with projections of rapid revenue growth. This is when the bull market usually tops out, and by the end of the euphoric phase, most investors' portfolio have got only junk left in them, and that this is why most people suffer in the stock market. So resist the quality to go down the quality curve. Invest in good quality stocks at all times, be it a bear market or a bull market, and peacefully compound your wealth. Right. आपने सर अभी बात करी मेंटोर्स की, सीनियर्स की, इमोशनल सपोर्ट की, तो क्या कोई ऐसी, मतलब जब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपके सारे जो कनेक्शंस होंगे वो मोस्टली ऐसे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फंड्स मैनेज कर रहे हैं या इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर हैं या किसी भी तरह से वो कनेक्टेड हैं स्टॉक मार्केट से. तो उस समय क्या पूरी कम्युनिटी साथ में आती है जब बियर मार्केट चल रही होती है, तो आप किस तरह की बातें करते हैं? ये तो आपने विजडम की बात तो बताई दी, पर वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट कैसा मिलता है, मिलता भी है नहीं मिलता है, या सब अपने अपने घरों में भाई चुप होके बैठ जाते हैं अब तो हम बोलेंगे, तो किस तरीके से वो कम्युनिटी उस समय कैसे बिहेव करती है और उससे आपको कैसा सपोर्ट मिलता है? मैंने अपनी किताब में ये जो 23 मार्च 2020 की जर्नल एंट्री, इसमें लिखा भी है कि इतनी बुरी दुर्दशा हो चुकी थी इन्वेस्टर्स की तब तक कि हम सब व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़िंदगी के बारे में फिलोसफिकल मैसेजेस पोस्ट करने शुरू कर दिए थे, और वो समय था टू सपोर्ट ईच अदर इमोशनली. आई थिंक ये इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिंग बिकम्स वेरी लोनली स्पोर्ट्स. बात समझिए, ये इन्वेस्टिंग इज़ अ सोलो स्पोर्ट, इट्स वेरी लोनली गेम, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस चाहिए होता है. तो ज़्यादातर दिन आपको अकेले बिताने पड़ते हैं, खुद काम करना पड़ता है, खुद रिसर्च करना पड़ता है. तो जब भी डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं तो किसी का अगर सहारा मिल जाए आउटसाइड योर फैमिली, अगर आपको अपने इन्वेस्टर ग्रुप्स का भी सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, और स्पेशली सीनियर्स का, जो लोग 2008 बेयर मार्केट देख चुके हैं, जो 2013 का बेयर मार्केट देख चुके हैं, जो 2020 का बेयर मार्केट देख चुके हैं, जब वो बड़े मैच्योर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स आपके संग विजडम शेयर करें, उनको गौर से सुनिए. डोंट लिसन टू न्यूबी इन्वेस्टर्स हु जस्ट एंटर्ड पोस्ट 2014. लुक एट इन्वेस्टर्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड 2008 and 2013 in India, because those practical words of wisdom will beat any academic knowledge which you will ever get from books. So in senior investor से भी हमेशा एक learning attitude रखकर सीखते जाइए. राइट. और भी क्वेश्चंस है मेरे पास. एक कोट सर आपकी बुक से मैं रीड करने की कोशिश करता हूँ, मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूँ तो. कंपाउंडिंग इज कॉन्वेक्स ऑन द अपसाइड एंड कॉन्केव ऑन द डाउन साइड. ये क्या कोट है और इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप एक आम इंसान को? Well, this was one of the biggest eureka moments, one of the biggest aha moments in my investing journey. I think हमारे ऑडियंस के लिए भी आज ये बहुत बड़ा aha moment होने वाला है.
compounding has got positive asymmetry, convex on the upside, concave on the downside. इसका मतलब ये है कि compounding increases at an increasing rate on the upside and decreases at a decreasing rate on the downside. और मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. मान लीजिए आपका एक 2 स्टॉक पोर्टफोलियो है, आपने दोनों स्टॉक्स में 100 रुपये लगाए और पहले साल में पहला स्टॉक 26% बढ़ के 126 हो गया और सेकंड स्टॉक 26% गिर के 74 हो गया. तो नेट नेट आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न हो गया 0 इन ईयर 1. नाउ अज्यूम कीजिए दैट द सेम फिनोमेना प्लेज आउट ओवर द नेक्स्ट 9 ईयर्स. स्टॉक ये बढ़ रहा है 26%, स्टॉक भी गिर रहा है 26%. एंड नोट कीजिए पहले साल में आपके ओवरऑल रिटर्न था 0. ठीक है, क्या लगता है आपको बाय द एंड ऑफ ईयर 10 आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न कुछ बन पाएगा या फिर 0 रहेगा लाइक फर्स्ट ईयर? मुझे लगता है कि बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा, क्योंकि जैसा मैंने ये सेंटेंस भी पढ़ा और थॉट यही है कि वो मैक्सिमम डाउनफॉल कितना ले सकता है जो स्टॉक गिर रहा है, उस पर एक लिमिट है, लेकिन जो बढ़ रहा है उस पर आई थिंक कोई लिमिट नहीं. 26% का रेट एक बहुत अच्छा रेट है, उसको बिल्कुल एकदम अगर अच्छा अमाउंट लगा रखा है तो एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट हो सकती है उससे. तो अगर इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो है स्टॉक भी बीच में, तो एट द एंड ऑफ ईयर 10 आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो CAGR कितना बैठ सकता है आपके हिसाब से? एक स्टॉक मान लीजिए गिर के हो गया ऑलमोस्ट 0 और नेक्स्ट और स्टॉक है 26% में कंपाउंड कर रहा है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न कितना बन गया आपका बाय द एंड ऑफ ईयर 10? एनी अप्रॉक्सीमेट रिटर्न? हाँ, मेरे को लगता है कि 4-5 टाइम्स, मतलब ऐसी रैंडम मैंने थॉट दे दिया. बिल्कुल आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो CAGR होगा 17.6%, इवन दो स्टॉक बी विल गो टू 0.01, ऑलमोस्ट 0 एट द एंड ऑफ ईयर 10. एंड दिस इज वेयर द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग लाइज. दिस वाज एन आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज इससे हम लोग हमेशा बोलते हैं दैट एक स्टॉक अगर 26% में कंपाउंड करता है तो 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना, या फिर हम लोग ये एग्जांपल देते हैं कि अगर 20% में कंपाउंडिंग हो रही है तो 25 साल में 100 गुना. वो तो हम सबको पता ही है, स्टैंडर्ड नॉलेज है अबाउट कंपाउंडिंग, राइट? बट द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग lies in its ability to empower you, enable you to be wrong 50% of the time and still end up making lots of money from the stock market. ये सबसे बड़ा पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि आप 50% ऑफ द टाइम भी अगर रॉन्ग हो जाओ, as long as you let the other 50% of the portfolio run, as long as you make your winners count, आपका ओवरऑल रिटर्न्स इतना अच्छा बन जाता है ओवर द लॉन्ग रन. दिस इज द सिंगल बिगेस्ट बिग फाइंडिंग फॉर मी. और ये जिस दिन मुझे समझ में आ गया, उसके बाद मुझे एक चीज़ और समझ में आ गई कि वंस यू हैव फाउंड द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स, डोंट किल द गूस, लेट इट रन, लेट इट कंपाउंड. उसको बिकॉज इसका और एक बहुत बड़ा वजह मैं बताता हूँ जो मैंने इस किताब में लिखा भी है. एक बहुत स्टार्टलिंग स्टैटिस्टिक है जो मैं शेयर करूँगा अभी आपके साथ. बिटवीन 1926 and 2018, in 92 years in the US stock markets, only 4% of all listed stocks accounted for 100% of the market cap creation. हज़ारों स्टॉक्स में से सिर्फ 4% स्टॉक्स ने सारा वेल्थ क्रिएट किया. अब इंडिया की बात करते हैं जिसके बारे में मैं इस किताब में लिखा हूँ, मैंने लिखा है. बिटवीन 1990 एंड 2020, 29 सालों में सिर्फ 1% ऑफ द स्टॉक्स इन इंडिया अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट द इंटायर मार्केट कैप क्रिएशन. मतलब 5000 कंपनीज में से सिर्फ 50 कंपनीज थी, 50 स्टॉक्स थे जिन्होंने सारा वेल्थ क्रिएशन किया उस 30 सालों में. इसका मतलब इससे अगेन क्या समझ में इससे क्या समझ में आया इन दोनों एग्जांपल से हमें कि एक बार इफ़ यू आर लकी इनफ, इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू आइडेंटिफाई अ ग्रेट बिजनेस एट अ स्मॉल कैप और मिड कैप साइज विच कैन ग्रो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना ऑफ द पावर्ड लॉ कि भाई बस गिने चुने बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स सारा मार्केट कैप क्रिएट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये दोनों प्रिंसिपल्स को कंबाइन कीजिए और टिके रहिए इन बिजनेस के साथ. अगर वो लोग बहुत महंगे भी हो जाएं टेम्परेली, तब भी उनको होल्ड कीजिए. डोंट सेल इट टिल द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आर गुड. उनको मत बेचिए. ओनली सेल देम अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आ जाएं या बड़ा कैपिटल मिस एलोकेशन हो जाए या अगर वैल्यूएशंस अगले 10 साल के अर्निंग्स को डिस्काउंट करने लगे, कोई एब्सेंट वैल्यूएशन पहुंच जाए 150-200 पी मल्टीपल, तब आप बेचने का सोच सकते हैं. बट अदरवाइज स्टे पुट, क्योंकि सिर्फ 1% ऑफ इक्विटीज इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 100% ऑफ द मार्केट कैप क्रिएशन इन द पास्ट. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंपाउंडिंग का. लेट योर विनर्स रन एंड यू कैन, इट्स अ वेरी लीनियंट प्रोफेशन इन द सेंस कि आपको 50% ऑफ द टाइम अलाउ भी करता है, यू कैन बी रॉन्ग एंड स्टिल बी सक्सेसफुल एज एन इन्वेस्टर. ये बहुत ही, इससे बढ़िया प्रोफेशन और क्या हो सकता है? राइट मतलब दोनों ही बातें सर एकदम
आँख खोलने वाली थी। एंड आई थिंक ऑडियंस अगर इससे समझे, मुझे लगता है कॉमन मिस्टेक जो ऑडियंस या जो रिटेल इन्वेस्टर हमारा करता है वो यही करता है कि विनर्स थोड़ा सा भागते हैं और उन्हें लगता है कि अब इनको एग्जिट करके दूसरे विनर्स ढूंढने चले जाते हैं और वहीं पे फिर जो है वो गेम लूज़ कर जाते हैं। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपने जो लास्ट में दी है कि आप 50% गलत हो गए तो भी चलेगा, बट 50% जब आप सही हो तो उसमें आप बने रहें लंबे समय के लिए, वो आपके लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। करेक्ट। पहले जॉयज़ ऑफ कंपाउंडिंग और अब हमारे पास द मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, थर्ड बुक के बारे में भी पूछ लूँगा, लेकिन पहले तो ये बताइए कि कहाँ पे मिलेगी ये बुक, कैसे हमारी ऑडियंस जो है बुक को एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ हमारे ऑडियंस के लिए स्पेशल है तो वो भी बताइए प्लीज़। सो ऑडियंस में जिनको ये नई किताब खरीदनी है वो अमेज़न से खरीद सकते हैं। जॉयज़ ऑफ कंपाउंडिंग भी अमेज़न पे अवेलेबल है, और जिन लोगों को स्टेल लेवल PMS के बारे में और जानकारी चाहिए वो CompleteCircleWealth.com विजिट कर सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच गौतम सर, बहुत बहुत मज़ा आया। एंड बुक पढ़ते समय भी मैं तो 100 पेजेस मैंने गो थ्रू करे, फर्स्ट 100 पेजेस मैंने बड़ी जल्दी से गो थ्रू करे थे, और ऐसा लग रहा था कि बस अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ऐसा बिल्कुल जैसे अपनी ही लिखी हुई भी डायरी पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा था। एंड आई थॉरली एन्जॉयड इट, एंड आई विश कि ये बुक, आई एम श्योर कि ये बुक भी नंबर 1 बेस्ट सेलर बनेगी अमंग कैटेगरीज, और ओवरऑल भी अमेजोन पे जो है नंबर 1 पे हमें दिखेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बुक्स एंड दिस बुक। थैंक यू सो मच नीरज। गौतम जी से बात करके ऐसा लगा कि हम किसी फंड मैनेजर से बात नहीं कर रहे, बल्कि इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, जो हम रिटेल इन्वेस्टर से बिल्कुल भी अलग नहीं है, बल्कि हम में से ही एक है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने एक इन्वेस्टिंग जर्नल जो है वो मेंटेन की, उनकी गलतियों को एक्सेप्ट किया और उनसे साथ साथ सीखा। और हम भी उन्हीं की तरह इन्वेस्टिंग जर्नल मेंटेन करके जो है डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें तो हम अपने डिसीजंस को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और मार्केट्स को भी जो है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। गौतम जी ने अपनी बुक में एक इंटरेस्टिंग टर्म स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग करने से बेटर है कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड करें। दोनों ही केस में रिटर्न्स मोर और लेस जो है सेम ही आते हैं, पर वो स्ट्रेस फ्री जो है वो रिटर्न्स की बात ही कुछ और होती है। इसलिए वो कहते हैं कि स्टिक टू हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स। उनके हिसाब से हर स्मॉल कैप और मिड कैप बुल मार्केट 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज जहां पे बियर मार्केट के बाद स्टॉक्स जो है अपनी फेयर वैल्यूएशन पे आते हैं। स्टेज 2 में स्टॉक स्पेसिफिक नैरो मार्केट, जहां पे कुछ सेक्टर्स के स्टॉक आगे बढ़ते हैं, और स्टेज 3 में डीप सिक्लिकल स्टॉक्स, माइक्रो कैप स्टॉक्स बढ़ते हैं और बुल मार्केट का एंड जो है वो हो जाता है। 3 फैक्टर्स हैं जो यूएस में होने से इंडिया के स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स को इंपैक्ट आता है। पहला, यूएसडी इंडेक्स। अगर इंडेक्स बढ़ता है तो मतलब इन्वेस्टर्स जो है वापस यूएसए में जा रहे हैं, पैसा भी जो है वापस यूएसए में जा रहा है। दूसरा, यूएस इंटरेस्ट रेट। जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं मतलब इन्वेस्टर्स पैसे इमर्जिंग मार्केट से निकालकर यूएसए में इन्वेस्ट जो है वो करते हैं। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट वो है ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज की वर्किंग कैपिटल साइकिल्स में क्रंच आता है और उनके रिटर्न्स पे जो है वो इंपैक्ट दिखता है और अल्टीमेटली उनके प्राइसेस पे भी जो है इंपैक्ट दिखता है। गौतम जी ये भी कहते हैं कि अब एस्पिरेशनल और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा, तो इन सेक्टर्स में ऑपरेट करने वाली कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा इस समय हो सकता है। गौतम सर का मानना है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए ROCE, ग्रोथ और ड्यूरेबिलिटी का होना जरूरी है। ROCE कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए एंड इट शुड बी बैक्ड बाय ग्रोथ, और मोट यानी कि बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, यानी सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसी कई सारी लर्निंग्स थी आज के सेशन में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नया क्या सीखने को मिला और आपकी बेस्ट लर्निंग जो है वो क्या थी। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को तो लाइक आपने कर दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.